बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ना है। नर्वस सिस्टम या आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों पे मुश्तमिल है। मगज़ और हराम मगज़ जिसको उर्दू में कहते हैं। और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि तमाम नर्व्स जो हैं वो वाली नर्व्स जो कि आपके पेरिफेरल एरिया से यानी हाथ से, पाँव से और बाकी पेट से, बाकी जगहों से वापस जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में, या ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्डर्स लेके मोटर नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल एरियाज को आती हैं। ये आने और जाने वाली दोनों नर्व्स जो हैं इनको पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। तो ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। इन दोनों पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखें नर्वस सिस्टम का जो है ना बेसिक फंक्शंस लिखे हैं कि द नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स मोस्ट बॉडी सिस्टम यूजिंग डायरेक्ट कनेक्शंस कॉल्ड नर्व्स। इट enables you to sense and respond to stimuli। जो आपके माहौल से और जो आपके जिस्म के अंदर से जितनी सेंसेस आती हैं, जितनी स्टिमुलाई आती हैं, उन स्टिमुलाई को रिसीव करना, उन स्टिमुलाई को एनालाइज करना और उन स्टिमुलाई को रिएक्ट करना, ये आपके नर्वस सिस्टम का काम है। जिस तरह नीचे वाली में लिखा हुआ बेसिक फंक्शन में कि सबसे पहले ये रिसीव करता है सेंसरी इनपुट, यानी वो वाली सेंसेशंस जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती हैं। आपके हाथ, आपके बाजू, आपके पाँव, आपकी टांगें, फिर उसके बाद आपका पेट, आपकी चेस्ट, जो इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं, वो जितनी भी सेंसरी इनपुट्स हैं वो अंदर जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपके हाथ के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, या कोई पिन प्रिक होती है, या बाहर सर्दी है, ठंड लगती है, बाहर गर्मी है, पेन सेंसेशन है, थर्मल सेंसेशन है, या आपके जोड़ जो है वो चेंज है, वो सेंसेशन है, कोई भी सेंसेशन है, आपकी कानों से आप आवाज़ सुनते हैं, आँखों से आप देखते हैं, टेस्ट करते हैं, सूंघते हैं, ख्वाह वो यानी हवा से खमसा हो या आम आपकी सेंसेशंस हो, ये अंदर की तरफ जाती हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके पेट में कोई और मसला है, उसकी सेंसेशन आपको महसूस होगी, वो जाती हैं। तो जो अंदर वाली सेंसेशन या बाहर वाली सेंसेशंस हैं वो दोनों रिसीव होती हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में। फिर उसके बाद उनको इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट से मुराद ये है कि इन तमाम सेंसेशंस को इकट्ठा करके इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है और एग्जैक्ट प्लेस है, किस स्टेशन पे लेके जाना है, वहाँ पर इसको ले जाया जाता है। मिसाल के तौर पर जो आई की सेंसेशंस हैं वो आपके आई एरिया में जाएंगी, जो आपके ईयर की सेंसेशंस हैं वो आपके हियरिंग एरिया में जाएंगी। इस तरीके से थर्मल एरिया है, तो हर सेंसेशन का अपना एक एरिया है, वहाँ भी जाके इंटीग्रेट होती हैं। और फिर ये हायर ब्रेन लेवल के ऊपर ये फैसला होता है कि आपने क्या रिस्पॉन्ड करना है। मिसल आपका हाथ है, वो अगर एक गर्म इस्त्री पे या गर्म जगह के ऊपर आपने रख दिया, आप फ़ौरन हाथ को उठाते हैं, तो ये सेंसेशन गई, इंटीग्रेट हुई और उन्होंने फिर रिस्पॉन्ड किया आपके ब्रेन ने कि आपने हाथ को उठाना है। तो इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी जितनी भी सेंसेशंस हैं रिस्पॉन्ड, तो आपने देखा कि तीन बेसिक जो है ना वो फंक्शनल एरियाज हैं। एक तो है रिसेप्शन, रिसीव करना इन सेंसेशंस को, और दूसरा जो है इसको उसके मुताल्लिका एरिया में ब्रेन के पहुंचाना और वहाँ पर उनको एनालाइज करना, और तीसरा जो है वो रेस्पॉन्डिंग एरिया में जाके उसको रिस्पॉन्ड करना। तो ये तीन हम डिफरेंट पढ़ेंगे, सेंसरी एरिया, इंटीग्रेटेड एरिया और मोटर फंक्शनल एरिया। नेक्स्ट स्लाइड। वही चीज़ जहाँ तक उन्होंने लिखी है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम देखें कि जो सेंसरी सिस्टम है, जब आपके जो स्किन है और आपकी जो बॉडी है इंटरनल या एक्सटर्नल, वहाँ पर जो आपको जो स्टिमुलाई मिलते हैं, जो आपको चेंज इन एनवायरनमेंट मिलती है, और जो चीज़ उसको रिसीव करती है, परसीव करती है, महसूस करती है, उसको रिसेप्टर कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको सादे अल्फाज में बताता हूँ। आपकी ये जो उंगली का टिप ऑफ द फिंगर है, यहाँ पर आपने प्रिक किया, आपको पेन महसूस हुआ। यहाँ पर आपने बर्फ की सील रखी, आपको ठंडक महसूस हुई।
यहाँ पर आपने कोई गर्म ऑब्जेक्ट के करीब उंगली रखी, आपको गर्मी महसूस हुई। यहाँ पर किसी ने जोर से दबाया तो आपको प्रेशर महसूस हुआ। अब ये जो पिन प्रिक है, अब ये जो सर्दी का एहसास है, गर्मी का एहसास है, यानी थर्मल रिस्पांस है या प्रेशर रिस्पांस है, इसको महसूस करने के लिए इस एंड के ऊपर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको कि रिसेप्टर्स कहते हैं, वो रिसीव करते हैं। थर्मल रिसेप्टर चेंज इन द टेम्परेचर को रिसीव करेंगे, पैन रिसेप्टर पैन को रिसीव करेंगे, प्रेशर रिसेप्टर प्रेशर को रिसीव करेंगे। सो मुख्तलिफ किस्म के जो स्टिमुलाई हैं, उन तमाम स्टिमुलाइज को रिसीव करने के लिए जो सेल्स हैं उनको रिसेप्टर्स कहते हैं। फिर उसके बाद इन्हीं मसल्स के अंदर और इन्हीं जॉइंट्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं। आपने उंगली उठा ली अगर एक गर्म ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने रखी, तो ये जो एक्टिवेशन है मसल्स की कि आपने उसको रिफ्लेक्स किया, उठा लिया, तो उसके लिए भी आपके पास वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा होते हैं मोटर एंड प्लेट के ऊपर, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो मोटर नर्व्स आती हैं वो उन मसल फाइबर्स के साथ मिली है और उन मसल फाइबर्स के साथ जो है वो मिलके तो ये बनाती है। बेटे बेटे अब इसमें हम देखें कि ये सेंसेशंस हैं जो कि सेंसरी नर्व फाइबर्स के जरिए जाती है, डायग्रामेटिकली दिखाया है, और सीएनएस के अंदर इंटीग्रेट होती है और इंटीग्रेट होती है, एलेबरेट होती है, एसोसिएट होती है। ये तीनों अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं कि आपकी जो सेंसेशंस हैं वो सेंसरी नर्व सिस्टम के जरिए सीएनएस में जाते हैं, और सीएनएस के अंदर जो इसके मुख्तलिफ एरियाज हैं जहाँ पे सेंसेशन को जाना होता है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से एनालाइज होते हैं और फिर आगे मोटर नर्व फाइबर्स के जरिए मसल या ग्लैंड्स को जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो वो वाली सेंसेशंस जो कि आपके लिम्स है और आपके जो पेरिफेरी से सेंसेशन लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को लेके जाते हैं उनको एफरेंट कहते हैं। और वहाँ से जो जिस वक्त ये एनालाइज होती है और एनालाइज के बाद जो आपका मोटर एरिया है ब्रेन का जिसने कि रिएक्ट करना होता है और सेंसरी नर्व्स को, वहाँ से जो नर्व्स आ रही हैं उनको इफरेंट कहते हैं। afferent toward this central nervous system or effect from the central nervous system to the periphery. दूसरा इन्होंने यहाँ रखा है सोमैटिक। अब ये थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं यानी आपके दोनों लिम्स हैं, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, एब्डोमिनल मसल्स, बाहर के जो चेस्ट के मसल्स, बैक के मसल्स, फेशियल मसल्स जो आपको सामने आपकी बॉडी के स्केलेटल मसल्स जो है उनके साथ जो कंसर्न करता है सेंसरी नर्वस सिस्टम या मोटर नर्वस सिस्टम है उसको सोमैटिक लेवल कहते हैं। लेकिन इंसान के जिस्म के अंदर जो विसरास का मतलब है वो वाले अज़ा जो कि आपकी के मतलब पेट की कैविटी के अंदर है, चेस्ट की कैविटी के अंदर है, आपका हार्ट है, लंग्स है, स्टोमिक है, पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम्स, बाकी जितने भी सिस्टम हैं जो उनके साथ स्मूथ मसल सेल्स हैं और उनकी अपनी जो है वो नर्वस सप्लाई है, उसको आप जो कि इंसान के कंट्रोल में नहीं, ऑटोमेटिक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने खाना खाया, मैदे को दिया, अब आपके कंट्रोल में आगे नहीं है, अब मैदे ने ही आगे इसको हजम करना है या आपका एक ऑटोमेटिकली किडनी में यूरिन बन रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है और अंदर उनके स्मूथ मसल्स के साथ जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स बने हैं, विसरा बने हैं, उनको जो नर्वस सप्लाई है उसको ऑटोनॉमिक डिवीजन्स कहते हैं या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और जो आपके विल के अंदर है स्केलेटल सिस्टम, आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं, लिम्स हैं, उनको जो नर्वस सिस्टम डील करता है उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आपने दो याद रखने हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ये वही सीएनएस का बता रहे हैं कि आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें दो चीज़ें आ गई, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन आ गया और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड आ गया। अब जो ब्रेन है आपका उसमें दायरे के दिमाग है जिसमें कि फोरामेन मैग्नम में से उसके कनेक्शन होता है विद स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हराम मगज भी इसको उर्दू में बोलते हैं, ये आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें अंदर जो है
वो पार्ट होता है। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसको आप ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इन दोनों सिस्टम्स के इर्द गिर्द जो है वो लेयर्स होती हैं। तीन जो है वो लेयर्स बनी होती हैं। मेनिंजेस उसको कहते हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर, ये तीन उनके फास हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। इसके बारे में आगे डिटेल आएगी कि एक लेयर जो होती है वो आपकी इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ बिल्कुल टच होती है, और एक जो है वो आपकी बोन के साथ टच होती है, और एक बीच में होती है। तो इसमें फिर स्पेस बनती है, सब अरेक्नॉइड एंड सब ड्यूरल स्पेस बनती है। आगे डिटेल आएगी कि इसके अंदर एक फ्लूइड चल रहा है जिसको आप सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं, जो कि इनको कुशन देता है, इनको सेफ्टी देता है, और उसके और बहुत से फंक्शन हैं। तो बहरहाल आपने अगर आपसे वाइवा में ये पूछा जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क है, तो आपने कहना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। ब्रेन को भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड अकेले को भी, और दोनों इकट्ठा भी आप कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों आपस में मिले होते हैं। फोरामन मैग्नम जो एक होल है एट द बेस ऑफ द स्कल, और वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आपस में मिले हैं। और दूसरा जो है उसके इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है जिसको आप मेनिंजेस कहते हैं, और ये तीन होती हैं। आगे ब्रैकेट में आप देख लें, ड्यूरा मैटर कहते हैं, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, ये इनको कवर करते हैं, सेफ्टी देती है। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ये है कि जो आपके पेरिफेरी से जितनी भी सेंसेशन है वो सेंसरी नर्व्स के जरिए, जिस तरह आफ्रिक नर्व के जरिए जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन तक पहुंचती हैं, वहाँ पर एसोसिएट होती है, इंटीग्रेट होती है, और फिर उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उस पर अपना रिएक्शन शो करता है, और ये रिएक्शन जो है मसल्स के सूरत में और ग्लैंड्स की सूरत में होता है। आगे है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हमने जिस तरह बताया था कि एक सेंसरी नर्व्स हैं, दूसरी मोटर नर्व्स हैं। सेंसरी वो है जो सेंसेशन लेके जाती हैं, और मोटर वो हैं जो कि ऑर्डर लेके आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप देखें कि थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन अगर आप देख लें कि इन्होंने ब्रेन के, आप देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 पहले देख ले, ये जगह पर आप उन्होंने नाम बताएं। तो इसमें जो पहला है जिसको कि यानी जो ब्रेन है उसको आप न्यूरोएनाटॉमी में एनसेफेलॉन कहते हैं। एनसेफेलॉन के फिर आगे दो हिस्से बनते हैं, एक को हम कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन और प्रोसेनसेफेलॉन, यानी एक सामने वाला और एक पीछे वाला। जो प्रोसेनसेफेलॉन है उसके अंदर आप देखें कि एक जो है वो जिस तरह यहाँ पर है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है ये एक नंबर में से इन्होंने दिया है, ये जो एक नंबर से ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर भी यानी फ्रंट से लेके ऊपर तक बैक तक सारा ये आपका सेरेब्रम है। इसको टेलेनसेफेलॉन भी कहते हैं। फिर दूसरा जो है वो है टेलेनसेफेलॉन इम्पार्ट, ज़रा मुश्किल मुश्किल नाम है। और तीसरा जो है वो है डायनसेफेलॉन, यानी फोर ब्रेन और मिड ब्रेन की ये बात कर रहा है। आगे देखें तो जो दूसरा जिसको के आप ट्रंकस सेरेब्राई भी कहते हैं या रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं, उसमें आप 4 नंबर देखें मेसेनसेफेलॉन। इनके आगे इनके और नाम भी हैं, वो आगे आएंगे। अब सिर्फ ये एक दफ़ा और से देख ले कि आपने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया। दो हिस्सों में से जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसके अंदर टेलेनसेफेलॉन एम्प और डायनसेफेलॉन आ गया। जो पीछे वाला हिस्सा है उसके अंदर एक तो एक मेसेनसेफेलॉन है, और फिर जो है वो आप देख लें तो बिल्कुल नीचे वाला एक एरिया है उससे मेटेनसेफेलॉन जिसको कहते हैं, और ये आपका पोन्स और सेरिबेलम आ गया, और उससे नीचे मेडुला ऑब्लांगेटा है जिसको माइनसेफेलॉन कहते हैं। और ये जो मेडुला स्पाइनैलिस है ये वो एरिया जो कि फोरामन मैग्नम से उसके साथ अटैच करता है। ये इनकी इनिशियल जो है वो नेम है। अब आगे इनकी डिटेल नेम भी आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर इस स्लाइड में जो है बताया गया है कि किस तरीके से प्रोटेक्शन करनी है। आपको पता है कि स्कल होती है जो कि आपका खोपड़ी है जिसमें
ये खास तरतीब है जो आपको पता है कि ये जो है फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं और ये जॉइंट्स बिल्कुल मूव नहीं करते। और ये जो हड्डियां हैं एक केस बनता है पूरा, उस केस के अंदर एक यानी एक डब्बा चीज सी बन जाती है, जो खोपड़ी है उसके अंदर ये नर्वस सिस्टम पड़ा है, वेल प्रोटेक्टेड होता है स्कल। और उसके इर्द गिर्द मेनिंजेस हैं और मेनिंजेस के अंदर जो है वो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड चलता है बाकी, जो कि कुशन देता है, मैंने अभी आपको बताया था। और इस तरीके से नीचे अगर आप जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में तो वहाँ पर भी वर्टिब्रास जो है वो इस नर्वस टिश्यू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। सो द ब्रेन एंड द नर्वस टिश्यू आर वेरी टाइटली प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट, ये वही रिपीटिशन है उस चीज़ की। अब आप अगर आप और से अगर देखें तो आपने ये इस साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर जो आपको डायग्राम दिखाई गई है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक ऊपर सेरेब्रम है और नीचे सेरिबेलम, और फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम में है, और ये फोराmen मैग्नम में जाके दोनों मिलते हैं। और इसकी जो सेरेब्रम और सेरिबेलम है, इसको आपने देख लिया था कि दो हिस्सों में है, एक ब्रोएनसेफेलम है, नीचे वाला एरिया है। तो इतना जहन में आपके रहे। अब हम देखें कि पेरिफेरी से जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में भी जाती हैं और डायरेक्ट ब्रेन में भी जाती हैं, और ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स, डिफरेंट नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाती हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है अगर उसमें आप देखें तो टू बिग इनिशियल डिवीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन ऊपर आ गया और फिर नीचे सेरिबेलम से नीचे स्पाइनल कॉर्ड आ गया। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में उन्होंने कहा था कि अब आप देखें कि जो एफरेंट और डिफरेंट नर्व्स हैं, यानी सेंसेशन ले जाने वाली और मोटर रिस्पांस लाने वाली नर्व स्केलेटल मसल्स के अंदर, वो दोनों इकट्ठी एक नर्व्स में ये दोनों डिवीजन चलती हैं, उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और ये 31 इसके पेयर्स हैं, दोनों साइडों से 31 नर्व्स में वो गुजरती हैं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स ये वो वाली नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कार्ड्स में नहीं जाती, फेस फेस से, फेशियल एरिया से और सराउंडिंग एरिया से, स्कल से, जो उससे डायरेक्ट ब्रेन को जाती है। और ये कुल 12 नर्व्स हैं। एक नर्व आँख की आपने देखें बनेगी, एक नाक से बनेगी, एक टेस्ट से बनेगी, फिर इस तरीके से हियरिंग जो है आपकी सुनने वाली है उससे बनेगी, फिर उस तरीके से कुछ फेशियल नर्व्स हैं, ट्राइजेमिनल्स है, और दूसरी जो आपके इक्विलिब्रियम की नर्व्स हैं। ये कुल मिला के 12 नर्व्स बनती हैं जो कि क्रेनियल नर्व्स हैं। क्रेनियम, क्रेनियम कहते हैं स्कल को जो जिसके ऊपर ब्रेन पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ये डायरेक्ट जाती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाती। और जो स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो ब्रेन में जाती हैं, वो 31 हैं, उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो स्पाइनल है या क्रेनियल है। स्पाइनल वो हैं जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जाती हैं, और क्रेनियल वो हैं जो कि डायरेक्ट ब्रेन को जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये जो है ना नटशेल उन्होंने बताया है और बड़ा खूबसूरत है ये कि नर्वस सिस्टम से आके दो हिस्से हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि आपके महफूज जो है वो बोनी केज में पड़ा हुआ है, आपके स्कल में और वर्टिब्रल कॉलम में महफूज है। एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी हमने दो डिवीजन पढ़ी है, एक सोमैटिक है, ये बड़ी अच्छी फिगर है, इसको ज़रा सही तरीके से याद कीजिएगा। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जो वो वाला है जो स्केलेटल सिस्टम के साथ, स्केलेटल मसल्स के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, लिम्स हो गए आपके स्पेशली हो गए। ऑटोनॉमिक वो है जो आपके विल में, आपके कंट्रोल में नहीं है, जो कि ऑटोनॉमिक है, ऑटोमेटिक समझ ले हैं, जितनी भी आपके जो विसराज हैं उनके साथ ये ताल्लुक रखता है। इसकी आगे फिर उसने दो किस्में बताई हैं, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। इनका मतलब क्या है ये आगे आता है। नेक्स्ट, ये वही चीज़ है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, सेंसरी और मोटर डिवीजन, एफरेंट और डिफरेंट, ये रिपीटिशन ही है। आगे चले। इसमें देख लें सोमैटिक का उसने वॉलंटरी कहा है, वॉलंटरी या स्केलेटल मसल सिस्टम जनरली वॉलंटरी है। और दूसरा जो ऑटोनॉमिक है ये इनवॉलंटरी है, ये ऑटोमेटिक है। ये दो लफ्ज़ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी उन्होंने यूज़ कर दिए हैं। और ये स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल, ग्लैंड्स जो बॉडी की कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी हो गई, बाकी चेस्ट कैविटी हो गई, बाकी कैविटीज़ के अंदर जो विस्ट्रास हैं वहाँ की जो नर्व्स आती जाती हैं उनको आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर शुमार करते हैं। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट,
अब देखिए कि एक आदमी है, जरा गौर से आपने सुनना है। एक आदमी है, वो यहाँ पर तो एक सांप या स्नेक एक आदमी के पीछे लगा हुआ है। आप जरा सोचें, एक आदमी है जंगल में और उसके पीछे शेर लग गया। फर्ज करें आप जंगल में टहल रहे हैं, अपनी डिस्पेंसिंग कोर्ट से याद कर रहे हैं, आपके पीछे एक शेर लग गया, खुदा ना खास्ता। अब आप क्या करेंगे? भागेंगे? फाइट तो आप नहीं कर सकते, भागेंगे। अब आप सोचें, जब आप भागेंगे तो क्या हो? नंबर एक, आपकी जो नजर होगी वो तेज हो जाएगी और आप दूर तक देखेंगे। आपकी सांस फूल जाएगी, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपको खाना पीना भूल जाएगा, आप यूरिन स्टूल पास नहीं करेंगे, वहां बैठेंगे नहीं, बैतुलखला या वॉशरूम में नहीं जाएंगे, तो वॉशरूम होगा भी नहीं। आपके टांगों के अंदर एक बहुत ताकत आ जाएगी और आप भागना शुरू करेंगे। आपके बाजू भी तेजी के साथ मूव करेंगे, टांगें भी तेजी के साथ मूव करेंगी। आप ना पत्थर देखेंगे, ना झाड़ी देखेंगे, ना उतराई देखेंगे, ना ऊंचाई देखेंगे। आग सोभा, सांस आपकी फूट जाएगी, मुंह आपका खुश्क हो जाएगा। ये जो है ना फ्लाइट है, भागना है। तो इस फाइट या फ्लाइट के अंदर ये जितनी चीजें भी आप कर रहे हैं, इनके पीछे आपका जो सिस्टम काम कर रहा है उसको कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। आपकी सिंपैथी में, आपके अंदर में ये सिस्टम चलता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो कार्डियक आउटपुट, कार्डियक का जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, उसके अंदर तब्दीलियाँ आएंगी। जो आपका ब्लड है वो पेट की बजाय और मुख्तलिफ डिफरेंट ऑर्गन की बजाय आपके स्केलेटल मसल्स में बहुत ज़्यादा चला जाएगा, आपकी टांगों में ब्लड ज़्यादा जाएगा, आपके बाजुओं में जाएगा, ताकि आपको ताकत और ऑक्सीजन मिले और आप भाग सकें। इस तरीके से जो आपकी सिक्रीशन है वो ख़त्म हो जाएंगी, सिक्रेटरी ग्लैंड को सिग्नल्स जाना कम हो जाएंगे, आपका खुश्क हो जाएगा। फिर आपकी जो आँखें हैं वो खुल जाएंगी, जो आपका आयरस है वो है उसके ऊपर इसके इफेक्ट। दूसरी तरफ आप देखें, आप कमरा है, आपने खाना खाया आराम से, हाथ धो के आपने खाना खाया, फिर उसके बाद आपने कपड़े चेंज किए, फिर आप हल्की, फिर आपका कमरा है तो पूरी सख्त गर्मी है बाहर, आपके कमरे में एसी लगा हुआ है, ठंडे, आप सुकून से सो रहे हैं। जब आप सुकून से सो रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक पैरासिम्पैथेटिक होगा। पैरासिम्पैथेटिक में आपको आहिस्ता आहिस्ता दर्द दिया जाएगा, आप दूर तक नहीं देखेंगे, आराम आराम से सांस लेंगे, आपके दिल की धड़कन भी आराम से होगी, नब्ज भी सुकून से चल रही होगी, ब्लड प्रेशर में भी कमी आएगी, आप रिलैक्स करेंगे, टांगों में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप भागें। फिर आप वॉशरूम की भी जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये दो डिफरेंट एक्सट्रीम है, एक फाइट एंड फ्लाइट की है, दूसरी रेस्ट एंड डाइजेस्ट की। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के अंदर पैरासिम्पैथेटिक जो अंदर आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, दैट इज दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल काम कर रहा है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज। और इस साइड के ऊपर सिंपैथेटिक एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना वो दोनों में पैदा होते हैं। ये एक कॉमन सी एग्जाम्पल है, कमोबेश जो है ना जो तब्दीलियाँ आती हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, वो इसमें आती है। सो लेफ्ट साइड पे आप देखिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये फाइट एंड फ्लाइट वाला है जिसके अंदर के जो तब्दीलियाँ आती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक जो वो रेस्ट वाला है। ये दोनों एक दूसरे के आप देखें तो एंटागोनिस्ट है, एक दूसरे के मुखालिफ, एक दूसरे के ये बैलेंस रखते हैं बॉडी को दोनों। ये अजीब सा सिस्टम अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर पैदा किया। नेक्स्ट स्लाइड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम चल रहे थे, देखिए अब इसमें ये है कि
नर्वस सिस्टम की जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो हम देखते हैं। यहाँ पे ये इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी ये एक फिगर दिखाई है। इसमें आप देख लें कि ये बेसिकली एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब है जो कि इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स के अंदर आती है, और उस से फिर न्यूरोब्लास्ट निकलते हैं, और न्यूरोब्लास्ट से फिर आगे ये सारा जो बेजल प्लेट है, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, और जितनी बाकी इसके सेंसरी नर्व एंडिंग्स और सारी चीज़ें हैं वो इससे निकलती हैं। तो मुख्तसरन अगर आपसे पूछे कोई कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ से होती है, तो आपने ये कहना है कि एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब होती है, और ये जो एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब होती है ये पिछले वाले यानी जो कॉर्डल पोर्शन है स्पाइनल कार्ड्स का वहाँ से डेवलप होती है, और इसके अंदर जो आपके सेल्स होते हैं, इसके जो बेसिक सेल्स हैं उनको न्यूरोब्लास्ट कहते हैं, और न्यूरोब्लास्ट से फिर आगे ये सारी डेवलपमेंट। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें उन्होंने यानी अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो 22nd डेज ऑफ लाइफ जो है वो उसके ऊपर अगर आप देखें कि जब थर्ड वीक कंप्लीट होता है और फोर्थ वीक होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ का, तो वहाँ पर आपका एक न्यूरल क्रेस्ट बनता है, और ये न्यूरल क्रेस्ट है, अगर आप एरो का निशान देखें राइट साइड के ऊपर एक छोटा सा क्रेस्ट है, इसको न्यूरल क्रेस्ट कहते हैं, और ये दो पोर्शन ऑफ के एम्ब्रियो पे बनता है। और फिर आफ्टर 4 to 5 डेज आप देखेंगे तो उससे फिर ये न्यूरल ट्यूब निकलती है, तो ये न्यूरल ट्यूब जो है वो यहाँ नीचे वाली साइड के ऊपर दिखाई गई है, और इस न्यूरल ट्यूब से फिर आगे न्यूरोब्लास्ट जिस तरह हमने जिक्र किया, और उससे फिर आगे ये एक डिज़ाइन है, ये एक डायग्रामेटिक व्यू है। अगर एम्ब्रियो की उम्र है वो 3 हफ्ते है, फिर ट्यूबर की उम्र है वो 4 हफ्ते जब होती है, 1 महीने का जब एम्ब्रियो होता है, फिर उसमें आप देखें ये ट्यूब डेवलप हो जाती है, और इस ट्यूब से फिर आगे सेल्स बनते हैं जिसको न्यूरोब्लास्ट कहते हैं, और उससे नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट, ये अगेन वही चीज़ दिखाई गई है, और इसको थोड़ा और ज़्यादा वजाहत से दिखाया गया है। और अगर आप ऊपर वाला देखें कि सरफेस एक्टोडर्म है, आपकी न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट से न्यूरल ग्रूव बना, और ग्रूव को फिर आगे जब एडवांस हुआ तो 26 डे की। हाँ, अब इसमें फिर उससे भी बेहतर एक दिखाया गया है। अगर आप लेफ्ट से शुरू हो, न्यूरल ट्यूब हमने देख ली थी कि थर्ड वीक से लेकर फोर्थ वीक तक बनती है, और फिर ये न्यूरल ट्यूब जो है इसमें आप देखें कि वेसिकल्स डेवलप होते हैं, और अगर आप इसकी फिगर बी देखें तो आप देखें ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन रहा है। अगर आपको याद होगा आपने पिछली एक स्लाइड में देखा था कि प्रोजेंसेफेलॉन और मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, ये 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। ये 3 हिस्से जो है वो ब्रेन के बने हैं। उससे नीचे जो है आप देखेंगे स्पाइनल कार्ड बन रहा है। अगर अगली आप सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल अगली अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो जो प्रोजेंसेफेलॉन है ये थोड़ा और डेवलप्ड हुआ, और आप देखें 2 हेमिस्फीयर में ये डेवलप्ड हो रहा है, टेरेंसेफेलॉन में डायंसेफेलॉन। और फिर अगर आगे आप देखेंगे तो उसमें से और ज़्यादा डेवलपमेंट है जो कि उन्होंने फिगर नहीं बताई, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है कि सेरेब्रम और सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वाइट मैटर, ये बनता है, और फिर आगे एडल्ट पे वो बता रहे हैं। तो दिस इज द प्रोग्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट स्टार्ट्स एट द थर्ड वीक, एंड एट द एडल्ट एज इसमें सारी चीज़ें जो वो बन जाती हैं। अब ये एक एक्सक्लूसिव किस्म की डिस्क्रिप्टिव आपके पास ये स्लाइड है, और आप देख लें कि किस तरीके से थर्ड वीक से लेके जो आपका एडल्ट न्यूरल कैनाल रीजन है वो एडल्ट एज में कहाँ तक ये पहुँचता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।